पहला हमने तब पढ़ना है when fluid is at rest, तो fluid at rest, और दूसरा हमने पढ़ना है fluid in motion। ठीक है, कंसंट्रेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिसंबर एग्जाम में भी फ्लूइड्स बहुत सारा रहेगा, फाइनल एग्जाम में भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता हो, तो पूरा का पूरा ठीक है ना। तो देखो फ्लूइड के दो पार्ट है, कौन कौन सा, फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड इन मोशन। जो फ्लूइड एट रेस्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, और जो फ्लूइड इन मोशन है, दिस इज नोन एज माय हाइड्रोडायनामिक। So one part is called hydrostatic and another part is called hydrodynamic। ठीक है, एक में जहां फ्लूइड कंप्लीटली रेस्ट पे होगा और फ्लूइड की हम रेस्ट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और दूसरा जहां फ्लूइड मोशन में होगा और हम फ्लूइड के मोशन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो पहला आज पार्ट शुरू करना है, दैट वी विल स्टार्ट विद द हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक, so this is the branch of physics in which we will study about the properties of fluids at rest, study about the properties of fluid at rest, है ना। This is the branch of physics in which we will study about the properties of fluids at rest, and in this branch of physics in which we will study about the properties of fluid in motion, branch of physics in which we will study about the properties of fluid in motion। फटाफट लिखो, फिर इसके बाद हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड। नोट इट डाउन, फटाफट करो, तेजी से काम करो। लिखो, a fluid is a substance such as liquid, a fluid is a substance such as liquid or a gas that has no rigidity like solid, that has no rigidity solid। ठीक है, तो फ्लूइड वो है जहां पे इसके पास कोई रिजिडिटी नहीं होती सॉलिड की तरह। ठीक है, इसके पास कोई रिजिडिटी नहीं होती सॉलिड्स की तरह। ये देखो, फ्लूइड या गैस को आप जिस तरह के कंटेनर में रखोगे, ये ठीक वैसी ही क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। यस और नो, आप फ्लूइड या गैस को जैसे भी कंटेनर में रखोगे, ये उसी तरह की क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। इसीलिए फ्लूइड के पास सॉलिड के तरह की रिजिडिटी नहीं होती है, फ्लूइड के पास सॉलिड्स के तरह की रिजिडिटी नहीं होती। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट लिखो आगे, एट द फ्लूइड्स, एज द फ्लूइड्स have no rigidity, as the fluids have no rigidity, they fail to support a shearing stress,
they fail to support a shearing stress, and due to this the fluid layers due to this the fluid layers slide relative to each other. Due to this the fluid layers slide relative to each other. Due to this the fluid layers slide relative to each other. आप देखो ध्यान से, अगर आप फ्लूइड को फ्लो करते हुए देखोगे, आप कभी नहर के पानी में उतरे हो, आप देखोगे नहर का जो सबसे ऊपर का वाटर का लेवल होगा वो सबसे तेज जा रहा होगा। कॉन्सेंट्रेट करो, अगर आप नहर में उतरोगे तो जो उसके सबसे ऊपर होगा वो सबसे क्या होगा, तेज होगा। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। So the upper part is fastest, and as you will come down, the velocity of the layer of liquid is the velocity is getting slower. ठीक है, तो एक तरह से ये आपको दिखा तो रहा है shear मॉडुलस, लेकिन आप किसी भी लिक्विड को पकड़ के ऐसे ट्विस्ट नहीं कर सकते, आप किसी लिक्विड को पकड़ के ऐसे नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लिक्विड की अपनी खुद की कोई भी रिजिडिटी नहीं होती। क्या मेरी बात क्लियर है? लिक्विड की अपनी खुद की रिजिडिटी नहीं होती है, लिक्विड की अपनी खुद की कोई भी रिजिडिटी नहीं होती है। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन। तो फ्लूइड का क्या है? फ्लूइड अपने लेयर्स के अकॉर्डिंग वो फ्लो करता चला जाएगा। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हम सॉलिड्स में फोर्स की बात करते हैं। किसमें फोर्स की बात करते हैं? सॉलिड्स में फोर्स की बात करते हैं, लेकिन हम लिक्विड में कभी भी फोर्स की बात नहीं करते। हम लिक्विड में हमेशा किसकी बात करते हैं? बोलो बेटा, प्रेशर की। हम लिक्विड में हमेशा किसकी बात करते हैं? प्रेशर की। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, इस रूम को अगर लिक्विड से फिल कर दिया जाए तो इस रूम के हर एक वॉल पर क्या एक्सर्ट होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। इस रूम के अंदर जितने भी गैसेस हैं वो इस रूम के वॉल्स पर क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जब भी लिक्विड आएगा तो क्या टर्म आता है? प्रेशर। नीचे टर्म बनाओ, प्रेशर। देखो, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी देखो, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड pressure always acts normal to the surface. Pressure always acts normal to the surface and it is compressive in nature. Acts normal to the surface and it is compressive in nature. And it is compressive in nature. है ना? देखो, प्रेशर कभी भी किसी बॉडी को एलोंगेट नहीं करना चाहता। प्रेशर हमेशा बॉडी को क्या करना चाहता है? कंप्रेस करना चाहता है। तो जो प्रेशर की टेंडेंसी है वो कैसी होती है? कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो। इन फ्लूइड, मैंने पहले बात बोली हुई है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लो। इन फ्लूइड वी विल कंसिडर प्रेशर। इन फ्लूइड वी विल कंसिडर प्रेशर instead of force. In fluid we will consider pressure instead of instead of force. मान लो ये कोई भी सरफेस है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये कोई सरफेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस पे फोर्स लग रही है एफ। तो आप सबको पता है, आप प्रेशर क्या लिखोगे? बोलो बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और अगर इसके किसी स्मॉल सेक्शन डीए पे अगर ये फोर्स लग रही है तो आप इसी प्रेशर को क्या लिखोगे? बोलो बेटा,
df अपॉन dE, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये इंस्टेंटेनियस प्रेशर एट अ पॉइंट हो जाएगा और ये एवरेज प्रेशर हो जाएगा। अगर मैं इसी को डेल्टा एफ और डेल्टा ए ले लूंगा तो ये एवरेज प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी और इसी एवरेज प्रेशर से आप क्या निकाल सकते हो? इंस्टेंटेनियस प्रेशर निकाल सकते हो। फटाफट नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। एवरेज वैल्यू, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, हम किसकी बात करेंगे बोलो बेटा? प्रेशर के प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट पॉइंट लिख, देखो प्रेशर को सीखना बहुत जरूरी है, इसी से आपको पूरा टर्म क्लियर होगा। पहला पॉइंट लिखो प्रेशर इज, अब जब भी हम एक बात और समझ लो, जब भी मैं यहाँ प्रेशर की डिस्कशन कर रहा हूं, मैं कौन से प्रेशर की डिस्कशन कर रहा हूं? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड की डिस्कशन कर रहा हूं। किसकी डिस्कशन कर रहा हूं बोलो बेटा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड की डिस्कशन कर रहा हूं। पहला पॉइंट लिखना प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। Pressure is isotropic. Pressure is isotropic. आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है बोलो बेटा? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ट्रोपिक का मतलब क्या होता है? सारे डायरेक्शन में। ठीक है, देखो एक एग्जांपल की हेल्प से समझो। मान लो ये कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लो ये कोई भी एक बॉडी रखी हुई है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से देखो, ये कोई भी एक बॉडी रखी हुई है और इस कंटेनर को मैंने किसी भी एक लिक्विड के साथ फिल कर दिया है। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर को मैंने किसी भी लिक्विड के साथ क्या कर दिया बोलो बेटा? फिल कर दिया है। तो ये जो लिक्विड है इस कंटेनर के हर एक जगह पर प्रेशर लगा रही होगी, हर एक जगह पर। बात समझ में आ रही है? ये लिक्विड इस कंटेनर के हर एक पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर प्रेशर लगा रही होगी। अगर इसी पॉइंट को निकाल कर अगर आप अकेले यहां पर देखो, इस बॉडी को अकेले देखोगे तो लिक्विड इसके हर पॉइंट पे इस तरह से फोर्स लगा रही होगी और जिस वजह से ये पॉइंट इस जगह पर, अगर ये पॉइंट इस जगह पर इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही होगी तो इस बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डायग्राम बनाओ, लिखो since the body is in equilibrium, the force acting on the each face of the cube must be equal. And the force acting on the each face of the cube must be equal. ये बात क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रेशर इज यूनिफॉर्म ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रेशर इज यूनिफॉर्म ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बोलो बेटा? प्रेशर इज यूनिफॉर्म, प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रेशर की वैल्यू हर एक जगह पर क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना? जल्दी आया करो बेटा। प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं फिर से एक यहां पर क्या ले रहा हूं बोलो बेटा? एक
कंटेनर ले रहा हूं, एक मैंने क्या ले लिया, फिर से बोलो बेटा, यहां पर एक कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर में मैंने क्या फिल कर दिया है, लिक्विड। इस कंटेनर के अंदर में मैंने क्या फिल कर दिया है, बोलो बेटा, एक लिक्विड फिल कर दिया, बोलो ठीक है बेटा। और इसके अंदर मैंने कोई भी एक ऐसे बॉडी रख दी, सबको यहां ध्यान से देखना, लिखना बाद में। इसके अंदर मैंने मान लो ऐसे एक बॉडी रख दी, बात समझ में आ रही है। अब इस बॉडी के दो फेसेस होंगे, ए एंड, बहुत ध्यान से देखना इस बात को। अभी मैं हॉरिजेंटल प्लेन की बात कर रहा हूं, वर्टिकल प्लेन की बात नहीं कर रहा, और मैं मान रहा हूं कि ये जो बॉडी यहां पर रखी हुई है ये रेस्ट में है। ये बॉडी किस चीज में, बोलो बेटा, रेस्ट में है। जैसे ही यहां पे रखा जाएगा, ये तो आपको क्लियर है कि लिक्विड इस पे हर जगह पे प्रेशर लगाना शुरू कर जाएगा, बोलो बेटा। इधर भी प्रेशर लगा रहा होगा, इधर भी प्रेशर लगा, बोलो यार। सिमिलरली ऊपर भी प्रेशर लगा रहा होगा और नीचे भी प्रेशर लगा रहा होगा। अभी हम ऊपर के प्रेशर और नीचे के प्रेशर की बात नहीं करेंगे, हम केवल ए और बी साइड के प्रेशर की बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम ऊपर और नीचे की प्रेशर की बात नहीं करेंगे, हमारा डिस्कशन किस चीज के बारे में, बोलो बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में है। तो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो आप सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, बोलो। बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बोलो बेटा, जीरो होगी। अगर बॉडी नेट जीरो है तो जितनी फोर्स ए साइड से लग रही होगी उतनी फोर्स बी साइड से लग रही होगी। मान लो ए साइड से लगने वाला फोर्स एफ ए है और बी साइड से लगने वाला फोर्स कितना है, एफ बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोलो बेटा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। कोई दिक्कत वाली बात? मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, हर जगह पर सेम है, एंड से दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज माय ए। कितना क्रॉस सेक्शन एरिया, बोलो बेटा, ए। तो हम क्या लिखते हैं, बोलो बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, बोलो, प्रेशर इंटू फोर्स इज इक्वल टू, तो प्रेशर इज इक्वल टू, तुम्हें क्या कंफ्यूजन है, यस और नो? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बोलो बेटा, फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, प्रेशर, प्रेशर एट ए अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दिस इज प्रेशर एट बी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, बेटा, प्रेशर एट ए इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रेशर एट बी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। बोलो बेटा, ठीक है। क्या करोगे यहां पर, क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ विल गेट कैंसल आउट, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। इसका मतलब क्या है, जितना प्रेशर ए पॉइंट पे था उतना ही प्रेशर क्या है, बी पॉइंट पर। रुक जाओ, यहां से एक और बात तो समझ में आता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या फिल्ड है, लिक्विड। याद रहे, लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो, मतलब लिक्विड मूव नहीं कर रहा हो, तो इस केस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के हर एक जगह पर प्रेशर सेम होगा। जितने भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दिस इज अ पॉइंट 1, दिस इज अ पॉइंट 2, दिस इज अ पॉइंट 3, दिस इज अ पॉइंट 4 एंड सो ऑन। तो pressure at same horizontal level will be same. Pressure at same horizontal level will be same. इसका मतलब क्या होगा, बोलो बेटा, प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 इज इक्वल टू प्रेशर 3 इज इक्वल टू प्रेशर 4। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। पर ये याद रहे, ये चीज कब होगी, अगर लिक्विड किस चीज में हो, रेस्ट में हो। अगर रेस्ट में हो, लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर हमेशा सेम होगा। फटाफट नोट डाउन करो, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, तेजी से करो काम। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कभी भी वेरी नहीं करेगा, प्रोवाइडेड द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, चलो उसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड पॉइंट सबको, सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है ना? सेकंड पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है ना? इसका लेवल, मैंने तो सिंपल बात बोली, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर थे, तो जितना भी हॉरिजॉन्टल लेवल है सब जगह पे प्रेशर थे। डन बेटा? फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो, लिखने में इतना टाइम मत लगाओ, लेकिन नोट्स भी बनाओ अच्छे से, फोटो खींच के रख लो, नहीं तो घर पे नोट्स बनाओ आराम से, लेकिन नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि बुक में ना बहुत ऑर्डर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं दिया हुआ है, फिर आपको वहां पे दिक्कत आएगी। डन बेटा? नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज, बोलू, fluid in equilibrium, fluid in equilibrium, the liquid will exert pressure at right angle to the contact surface। ये समझना, अगर कोई भी फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है और अगर आप उस फ्लूइड के अंदर में हो तो उसके ऊपर प्रेशर हमेशा कैसे लग रहा होगा? राइट एंगल पे। उसमें प्रेशर कैसा लग रहा होगा? हमेशा राइट एंगल पे लग रहा होगा। तो प्रेशर हमेशा कैसे लग रहा होगा? बोलो बेटा, राइट एंगल पे लग रहा होगा। कहने का क्या मतलब है? मान लो मैं एक बॉडी हूं, मैं पानी पे चला जाऊं तो मेरे इस सरफेस पे भी प्रेशर ऐसे लगेगा, कभी प्रेशर ऐसे नहीं लगेगा, सर्टेन एंगल पे नहीं लगेगा, प्रेशर विल ऑलवेज एक्ट राइट एंगल। हमेशा प्रेशर कैसे लग रहा होगा? राइट एंगल पे, कभी भी प्रेशर सर्टेन एंगल पे नहीं लगेगा। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ध्यान देना बेटा। मान लो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने क्या फिल कर दिया? लिक्विड फिल कर दिया, और मैं मान रहा हूं कि अब प्रेशर राइट एंगल पे नहीं लग के सर्टेन एंगल पे लग रहा है। मैं क्या मान रहा हूं? बोलो बेटा, प्रेशर राइट, मैं मान लेता हूं कि लेट प्रेशर इज एक्टिंग एट सर्टेन एंगल, लेट प्रेशर इज एक्टिंग एट सर्टेन एंगल। अब क्या हो रहा है? बोलो बेटा, प्रेशर सर्टेन एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो मान लो यहां पर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, से दिस पॉइंट इज पी, और इस पी पॉइंट पे प्रेशर कुछ इस तरीके से सर्टेन एंगल पे लग रहा है, ठीक है? तो मान लो यहां पर फोर्स ऐसे लग रही होगी एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। इधर की तरफ क्या आएगा? बोलो बेटा, एफ कॉस थीटा। ऊपर की तरफ क्या आएगा? बोलो बेटा, एफ साइन थीटा। अब बात को समझो जरा सा, अगर अन द पॉइंट पी इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट पी इक्विलिब्रियम में है, ये जो पॉइंट पी है इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इफ द पी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो तो उसका मतलब क्या होता है? उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। अब देखो, एफ साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा? नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा इस बॉडी पर? mg, तो mg बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब एफ कॉस थीटा तो नहीं लगनी चाहिए। अगर एफ कॉस थीटा लगेगी तो ये पार्टिकल किधर मूव करना शुरू हो जाएगा? इधर मूव करना शुरू कर जाएगा। तो इफ द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। बोलो यस और नो। एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। अगर ये जीरो होगा, एक बात और क्लियर है, एफ की वैल्यू तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रही है। तो कौन जीरो होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और कॉस थीटा जीरो कब हो सकता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो द बॉडी पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, इसका मतलब जो बॉडी पर फोर्स लग रही होगी, जो बॉडी पर प्रेशर लग रहा होगा, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये 90 डिग्री है तो इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फटाफट नोट डाउन करो। डन बेटा?
समझ आ रही है बात ना? समझते हुए लिक्विड को पढ़ना, प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में, क्योंकि अभी का जो सिलेबस है ये थोड़ा फास्ट चलेगा, तो आप अपनी मेहनत फुल ऑन रखना, ठीक है? फुल ऑन मेहनत रखना, चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मेहनत करोगे। देखो नवंबर तो आज 20 पे हम पहुंच गए, है ना? 19 तो आज खत्म हो गया, कल 30 है। दिसंबर जनवरी 2 महीने, फरवरी में तो फाइनल है आप लोगों को। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बड़ा क्रूशियल मंथ है ये, 1-2 आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जाके अपने पेपर को ठीक से कर पाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे इन मंथ में तो बस सेकंड नहीं लगेगा, टेस्ट आ जाएगा, सेकंड नहीं लगेगा, +1 रिपीट हो जाएगी। मैंने देखा हुआ है कई साल, मैं बता तो रहा हूं, कोविड के पहले ये चीज देखी है, तो कोविड के बाद तो बहुत कॉमन हो सकता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूं कि जब ज्यादा सोने का मन करे तो उस समय बस एक ही बात सोचना कि जो फाइनल में फेल हुए तो क्या करना। ज्यादा कोई मूवी देखने का मन करे और मन नहीं मान रहा हो तो फिर इतना ही सोचना कि जो फाइनल में फेल होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि 1.5 महीने ही है और 2 बुक्स है, तुम्हारे एक टेस्ट में 2.5 नंबर आते हैं। बात नहीं आ रही है नहीं आ रही है? तो 2 बुक के टेस्ट में पूरे नंबर लेने के लिए और तुम्हारा स्कूल टीचर तुम्हें पूरी कोशिश करेंगे फेल भी करने की। यहाँ का जो टीचर चेक कर रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ, मैम चेक कर रहे हैं, उनकी कभी कोशिश नहीं थी कि तुम्हें फेल किया जाए। तुम्हारा स्कूल टीचर तुम्हें कोशिश कर रहा हो तुम्हें किसी तरह फेल किया जाए। तो एक तो उधर से लोग विरोधी, दूसरी तुम खुद कमजोर, तो अपने आप को क्या करो, मजबूत। एग्जाम्पल देखो इसका, 2 घंटा अभी से डेली फिजिक्स के लिए निकालनी ही निकालनी है, डेली 2 आवर। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो आपके ने मटका देखा, आपके घर में मटका होगा, मटका समझते हो ना, मटका सुराही जिसमें पानी रखते थे पुराने जमाने में, उसके बीच में होल कर दो। देखो उससे पानी हमेशा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर। उससे पानी हमेशा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर। आप एक गुब्बारा ले लो, गुब्बारा, होली वाला गुब्बारा, उसके बीच में एक छेद कर दो, पिन मार दो, देखो पानी कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। इसलिए कैसे, ये क्या पता चल रहा है? मान लो ये एक सरफेस है, ये कोई बलून है जिसको मैंने किसी लिक्विड से फिल कर दिया हुआ है, इट इज बीइंग फिल्ड विद सम लिक्विड, और इसके मैं किसी भी जगह पर अगर एक होल कर दूंगा तो लिक्विड विल ऑलवेज कम आउट परपेंडिकुलर टू इट। ये क्या कंफर्म करता है कि प्रेशर उस जगह पर कैसे लग रहा होगा? परपेंडिकुलरली लग रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अभी तक हमने लिक्विड के प्रेशर की किधर बात की थी? हॉरिजॉन्टली बात की थी। किधर बात की थी? हॉरिजॉन्टली बात की थी। अब हम बात करते हैं वर्टिकली। तो द फोर्थ पॉइंट इज, इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर अकॉर्डिंग टू डेप्थ और अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है, देखो जल्दी फटाफट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर अकॉर्डिंग टू डेप्थ और हाइट। कि अगर हाइट के अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा होगा, ये चीज हमें समझना है। तो बहुत ध्यान से देखना इस प्रूफ को, कि हम एक्सप्रेशन भी निकालना है हमने, तो किस तरह से वो वेरी करेगा प्रेशर। हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरी करता है क्या बेटा? नो, हॉरिजॉन्टली हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। हॉरिजॉन्टली प्रेशर हर एक पॉइंट पे क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। लेकिन वर्टिकली क्या प्रेशर सेम रहता है? नो, वर्टिकली प्रेशर क्या कर रहा होता है? बोलो बेटा, वेरी कर रहा होता है। ठीक है, चलो अब इसकी हम बात करते हैं कि वर्टिकल वेरिएशन कैसा होगा। मान लो मैंने ये एक कंटेनर ले लिया, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगी बात। और इसके अंदर मैंने कोई भी एक लिक्विड फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया इसके अंदर? कोई भी लिक्विड। कई बार बच्चा लिक्विड को वाटर के साथ कंफ्यूज हो रहा होता है, तो लिक्विड और वाटर दोनों सेम चीजें नहीं है ना? वाटर के अलावा और भी कई लिक्विड हो सकती है, यस और नो। और इसके अंदर मैंने लाकर एक सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी रख दी। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? बोलो बेटा, एक सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी रख दी। बोल रख सकते हैं? मान लो इस सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी का हाइट है h इज द हाइट ऑफ द बॉडी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? a। क्या हुआ? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? बोलो बेटा, a। ठीक है ना? और इसके ऊपर के नीचे के 2 पॉइंट्स मान लो, से दिस पॉइंट इज
A and this point is point B. अब देखो क्या होगा, इस लिक्विड पे यहां पे प्रेशर लग रहा होगा, बोलो यस सर नो। इस लिक्विड से नीचे की ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा, बोलो यस सर नो। इस लिक्विड इस पे इसके हॉरिजॉन्टल वॉल्स पे भी प्रेशर लगा रहा होगा, बोलो यस सर। लिक्विड इसके हॉरिजॉन्टल वॉल पे इधर से भी प्रेशर लगा रहा होगा, है ना, ऐसा होगा। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, जो बॉडी इसके अंदर रखी हुई है। व्हाट इज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से देखना जरा सा बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं मान लूं कि इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर क्या है, P2, तो प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट A इज P1। व्हाट इज P1? प्रेशर acting at point A. And what is P2? Pressure acting at point B. Pressure acting at point B. ठीक है, what is P1? Pressure acting at point A. And what is P2? Pressure acting at point B. अच्छा जी, तो प्रेशर P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्रेशर क्या होता है बोलो बेटा? फोर्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो? इसके मान लेते हैं फोर्स हो जाएगा F1 अपॉन, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से बोलो बेटा? P1 इंटू ए। सिमिलरली दूसरी जगह पर P2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो बेटा? F2 अपॉन ए, और यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो बेटा मेरे पास? P2 upon A. What is this is force? What is this? This is force acting at A. लिखना बाद में, समझ लो पहले। And this is force acting at B. तो एक फोर्स A पे लग रही है और एक फोर्स कहां लग रही है? B पे। और इस बॉडी पर एक और फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी फोर्स लग रही होगी? इसके सेंटर से नीचे की तरफ mg। बोलो यस और नो, है ना? बोलो भाई। लिक्विड एक फोर्स ऊपर से लगा रहा है, प्रेशर लग रही है तो फोर्स भी लग रही है। लिक्विड एक फोर्स नीचे से लगा रहा है और एक नीचे की तरफ क्या लग रही है? mg। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0। तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा बोलो? F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। बोलो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से देखो, F1 की जगह क्या लिख सकते हो बोलो? P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A। अब आता है mg की बात। m क्या है? मास। मास इज इक्वल टू क्या होता है बोलो बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पढ़ा रखा है मैंने आपको। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? A इंटू एच। क्रॉस सेक्शन एरिया A, हाइट h, डेंसिटी मान लो कितनी है? रो। तो मास की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? AH रो। तो यहां ध्यान देना, प्रेशर डिफरेंस, नीचे बढ़ोगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। P2 माइनस P1 निकाल लेता हूं, क्या आएगा बोलो? P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg। बोलो यार, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। P2 माइनस P1A मैंने कॉमन ले लिया, तो बिल्कुल बच्चों की तरह किया मैंने। और ये क्या गया बोलो? AH रो G। A के साथ A कैंसल आउट, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? H रो G। तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू H रो G। फटाफट नोट डाउन करो। मैंने कल ये बात तुम्हें बताई भी थी कि अगर आप लिक्विड के अंदर जाते हो तो H हाइट पर आप पे प्रेशर कितना लगता है? H रो G। पहले नोट डाउन करो आप इसको, फिर इसके सारे टर्म्स के बारे में मैं डिस्कशन करता हूं और आपको समझाता हूं। फटाफट तेजी से लिखो, तेजी से लिखो, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास।
डन भाई? तो बड़ी खुश होगी और सीधा टेस्ट नहीं है। तुम्हारे नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट होगा, इस वेडनेसडे का टेस्ट तो आपको पता है, जो फ्लूइड एट रेस्ट सारा खत्म हो जाएगा, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, उससे ज्यादा भी हम चल पड़ेंगे, पर टेस्ट में आएगा सॉलिड्स पूरा और फ्लूइड एट रेस्ट पूरा, ठीक है, जो जो भी पार्ट हम यहां तक खत्म कर चुके होंगे मैं बता दूं। नेक्स्ट, हाँ जी, वेट फ्लूइड एट रेस्ट, अभी तो देखो, अभी तो सब, तो वहां तक आपको करके आना है। जो नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे को क्लास भी होगी और टेस्ट, जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस मैं प्रायर इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा। उसमें सेंटर ऑफ मास आना है, रोटेशन भी आना है, मेरी बात समझ में, सेंटर ऑफ मास भी आना है, रोटेशन भी आना है, सॉलिड्स भी आना है और फ्लूइड्स भी आना है। उस संडे तक फ्लूइड जितना भी होगा, हमने सैटरडे तक फ्लूइड को सारा कंप्लीट कर लेना। अगर कोई टॉपिक थोड़ा बहुत रह गया तो बस वही टॉपिक एक्सक्लूडिंग रहेगा आपको, नहीं तो एक मैं कंप्लीट टेस्ट लूं, सो डेट कि मुझे ये, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि देखो वो टेस्ट कब होगा आपके 28 हो जाएगा नवंबर, देखो कल क्या है, कल 20 नवंबर है ना, तो 27 28 हो जाएगा। उसके अगले बार जो आपको टेस्ट जनवरी दिसंबर आएगा, आप मान लो उसके बाद आपको 3-4 चैप्टर और तो स्कूल एग्जाम में आने ही आने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उस दिन पता लग जाएगा कि आपके जो कमिंग दिसंबर एग्जाम है उसमें आप फेल हो कि पास। नहीं, क्यों फ्लूइड्स क्यों रहने देना, फ्लूइड्स क्यों रहने देना, नहीं क्यों? अच्छा, पेपर जब होगा उसमें ज्यादा नहीं होगा, उससे क्या मतलब है, फाइनल पेपर में सारा आना है ना, तब ज्यादा नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, कोई एडवाइस नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपका सेंटर ऑफ मास सारा, रोटेशन सारा, सॉलिड सारा एंड फ्लूइड जो भी मैं फ्राइडे तक खत्म कर दूंगा, जितना भी फ्राइडे तक वो सारा, ठीक है, फ्राइडे तक। सैटरडे को आपको जितने डाउट्स लेने आप इसके डाउट्स ले लेना उसी दिन, और उस टेस्ट के लिए मैं आपको ये वर्ड्स दे रहा हूं कि जो उस टेस्ट को मैं 2 दिन में चेक करा लूंगा और तीसरे दिन मैं कॉपी आपके पेरेंट्स को देके बता दूंगा कि जी ये दिसंबर एग्जाम में पास है कि फेल। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप उसी में फेल हो जाओगे तो 2-3 चैप्टर और ऐड होना, उसमें आप कहां पास हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई है? तो मैंने आज अनाउंस कर दिया, आपके पास पूरे वीक का टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन सीरियस नोट पे शुरू कर, ठीक। देखो ऐसे ही हो जाएगा, अगर आप सही से चलते रहोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। वेडनेसडे टेस्ट की आप तैयारी अगर प्रॉपरली कर आओगे तो सॉलिड और फ्लूइड तो वैसे तैयार हो गया। वेडनेसडे के बाद आपको क्या बचा, थर्सडे फ्राइडे 2 क्लास लगेगी, वही फ्लूइड एड ऑन होगा, साथ में आप रोटेशन की मेहनत कर लो, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन की, तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, अगर आप ऐसे इकट्ठा सिलेबस की तैयारी नहीं कर सकोगे आपकी तैयारी नहीं हो पानी, ठीक है। अच्छा, वापस आ जाओ टॉपिक के ऊपर। यहां पर तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर आप हाइट से नीचे जा रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर क्या होगा, बॉडी पर लगना शुरू हो जाएगा। एज यू विल स्टार्ट मूविंग डाउन द प्रेशर विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन यू। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप सरफेस से नीचे जाना शुरू करोगे आपके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, बोलो बेटा, प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता रहा हूं, और ये प्रेशर जो है ये हाइट के साथ बढ़ता चला जाएगा। एक और ट्रिक दिखाता हूं, नोट करके लिखवा दो। ये देखो, ये मान लो फ्लूइड है, और अगर मान लो आप फ्लूइड से ऊपर H1 हाइट बिलो हो और दूसरा कोई फ्लूइड से H2 हाइट बिलो है, से दिस पॉइंट इज A, से दिस पॉइंट इज B, तो प्रेशर कहां ज्यादा लग रहा होगा, बोलो बेटा, B पर। क्या होगा B का प्रेशर? प्रेशर एट B विल बी योर H2 रो G, एंड व्हाट विल बी प्रेशर एट A? प्रेशर एट A विल बी H1 रो G। बोलो बात समझ में आ रही है? So you can conclude that as you will move in the direction of gravity, pressure will increase. Yes or no? एक तो हाइट, ये समझ लो ना, आपने हाइट हमेशा कहां से मेजर करनी है, अपर सरफेस से, लेकिन ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड।
इफ यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी द प्रेशर विल इंक्रीज। तो नीचे लिखो नोट डाउन करके, as you will move in the direction of gravity, as you will move in the direction of gravity, as you will move in the direction of gravity, the pressure acting on the body, as you will move in the direction of gravity, the pressure acting on the body will increase. The pressure acting on the body will increase. डायग्राम बना लो। वेलोसिटी तो अलग टर्म हो गया, अभी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा। वेलोसिटी के लिए कई और फैक्टर्स होगा। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट लिखो एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट लिखो एब्सोल्यूट प्रेशर। आ जाओ, मैंने ग्रुप में भेज दिया। एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके, कॉन्सेंट्रेट करना एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर पे। ठीक है, क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर? लिखो, लिखो पहले, लिखो फिर मैं समझाता हूं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। लिखो एब्सोल्यूट प्रेशर में, इट इज द टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट। इट इज द टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट। किसी भी बॉडी पे जो भी टोटल प्रेशर लग रहा होगा, किसी भी बॉडी पे जो भी टोटल प्रेशर लग रहा होगा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी भी बॉडी पे जो भी टोटल प्रेशर लग रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर। एग्जांपल की हेल्प से समझो। सिंपल एग्जांपल, मान लो ये एक बॉडी है और ये एक लिक्विड है, और इस लिक्विड से, ध्यान देना बेटा, इस लिक्विड से h हाइट बिलो एक स्विमर है यहां पर। तो इस स्विमर पे टोटल प्रेशर कितना, या प्रेशर एब्सोल्यूट कितना लग रहा होगा? तो इस पे जो प्रेशर एब्सोल्यूट होगा वो देखो, ये अगर हाइट h है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो यहां पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? बोलो बेटा, h रो जी, अभी सिखाया है। और इस लिक्विड के ऊपर के हर एक जगह पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम पे हमेशा हर जगह पर क्या होता है? लग रहा होता है। तो इसके ऊपर वाले सरफेस से हमेशा क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो जी।
इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो किसी इस पॉइंट का टोटल प्रेशर ये हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये बात समझ लो ना कि हम सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा लग ही रहा होता है जब तक हम एटमॉस्फेयर के अंदर हैं। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता चला जाता है। तभी आपने सुना होगा कि हाई माउंटेन्स पे जाओगे तो नोज से क्या शुरू हो जाती है? ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर इज absolute pressure is always positive. Absolute pressure is always positive and it is never equal to zero. क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रेशर नहीं होगा तो कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, है ना? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट इज योर गॉस प्रेशर. नेक्स्ट इज योर गॉस प्रेशर. GAUGE. नेक्स्ट इज योर गॉस प्रेशर. लिखो गॉस प्रेशर के बारे में. The excess pressure, the excess pressure the excess pressure at depth h, the excess pressure at depth h is called gauge pressure at that point. Is called gauge pressure at that point. ठीक है, जरा समझो जरा गॉस प्रेशर को हम कैसे निकालेंगे. अगर आपको कहीं भी गॉस प्रेशर निकाल कैसे निकाल अगर आपको गॉस प्रेशर निकालना है तो ये हमेशा होगा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक. क्या होगा बोलो बेटा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब प्रेशर गॉस इज इक्वल टू प्रेशर एब्सोल्यूट माइनस प्रेशर एटमॉस्फेयर. So this pressure is called your gauge pressure. This pressure is called your gauge pressure. ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट. हाँ, जो अलग से प्रेशर लग रहा था उसके इक्वल हो गया गॉज. देखो, gauge pressure may be positive, zero or negative. Gauge pressure may be positive, zero or negative. Gauge pressure may be positive, zero or negative. Next point बनाओ. Positive gauge pressure mean positive gauge pressure mean positive gauge pressure mean the pressure at that point. Positive gauge pressure mean the pressure at that point is greater than atmospheric pressure. Positive gauge pressure means the pressure at that point, the pressure at that
इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर एट दैट पॉइंट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, जीरो गॉस प्रेशर मीन, समझ में आ रही है बात, जीरो कब होगा, जीरो गॉस प्रेशर मीन द प्रेशर एट दैट पॉइंट is equal to atmospheric pressure. The pressure at that point is equal to atmospheric pressure. Next, negative gauge pressure means the pressure at that point is less than negative is less than atmospheric pressure, is less than, Adi? The negative gauge pressure means the pressure at that point is less than atmospheric pressure, less than atmospheric pressure, ठीक है। अभी तक हमने प्रेशर की सारी डिस्कशन कर ली, बेसिक प्रेशर की सारी डिस्कशन कर ली। इस पे बेस्ड पास्कल्स लॉ है जो हम सीखेंगे बाद में, पहले यहां तक के टॉपिक के हम न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करते हैं। एनसीईआरटी निकालो, एसएल निकालो, फटाफट निकालो, और आप सबको ही बुक रोज लेकर आया करो, मैंने आपको बोल दिया ये फोन में मत रखा करो, आप रोज लेकर आया करो, कुछ भी निकालो, एसएल या एनसीईआरटी जो है आपके पास निकालो, फटाफट निकालो। मुझे एक बुक दे दो, एनसीईआरटी है सबके पास, लाओ एक एनसीईआरटी दो मुझे, या एसएल को एक दो मुझे, फटाफट दो। ना इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां पे शेयर कर लूंगा। अगली क्लास से आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, पेपर के समय आप बुक खोलो तो आपको पता चले कहां क्या हो रहा है। लिखो फटाफट, एक क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेशर, दो क्वेश्चन लिखो फटाफट, दो क्वेश्चन लिखो फटाफट पहले। व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर, व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर, क्वेश्चन लिखो, सबको लिखो, जो सबको लिख ही रहा है तो लिखो फटाफट, लिख लो नोटबुक में। व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। देखो एनसीईआरटी बैक साइज में भी डिस्कस करूंगा, तब निकालना एनसीईआरटी, इसमें से कोई दो मिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर। व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, फटाफट आंसर बताओ, 2 मिनट के अंदर में आंसर बताओ। सरफेस ऑफ अ लेक, अरे 10 मीटर पता चल गया, क्या फर्क पड़ता है। ध्यान से करो, गलत हुआ चपेट मारूंगा, मैं बता देता हूं। कितनी आ रही वैल्यू, हाँ जी, अरे तो सोचो, वाटर की डेंसिटी नहीं पता, कुछ भी क्या पढ़ रहा है, 2-2 घंटे केमिस्ट्री की क्लास लगाता है, 10⁻³ डेंसिटी नहीं पता वाटर की। बुरा हाल है तुम लोगों का, है अर्पिता, 3 बार केमिस्ट्री जाती है, वाटर की डेंसिटी नहीं पता, क्यों जा रही है फिर, शर्म करो। ये देखो, इतना बेसिक क्वेश्चन है यार, दिमाग तो इतना मोटा हो गया ना, भूसा हो गया दिमाग। 10 मीटर बिलो एक स्विमर है, प्रेशर निकालना है, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁵, एच की वैल्यू 10, डेंसिटी 10⁻⁻3, जी की वैल्यू 10, ये सॉल्व नहीं होता, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
अगर आपको प्रेशर बोला है तो आप नेट प्रेशर ही निकालोगे। हाँ, जो भी वैल्यू आती है यहां से अप्रोक्सीमेटली 2 एटीएम के आसपास आएगी ये वैल्यू। 3 बेटा 3 आएगा, सॉरी +3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The density of the atmosphere, the density of the atmosphere, अच्छा निकाल दे बात। The density at the atmosphere at sea level is, the density at the atmosphere, the density of the atmosphere at sea level is 1.29 kg per meter cube, 1.29 kg per meter cube, 1.29 kg per meter cube. Assume that it does not change with altitude. Assume that it does not change with altitude. Then how high would the atmosphere extend? Then how high would the atmosphere extend? निकालो फटाफट आंसर निकालो। How high would the atmosphere extend? निकालो फटाफट। आपको क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है बेटा कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सी लेवल पे इतनी बताई हुई है, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए। आपके ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपके ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो अगर आपके ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लग रहा है तो एटमॉस्फेयर की कितनी हाइट आपके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये आपको बताना है। देखो देखो यहां पर, ये देखो आपके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो यस सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर लग रहा है। कितनी डेंसिटी दी हुई है आपको? 1.29 kg मीटर क्यूब, 1.29 kg मीटर क्यूब। एच पूछा है आपको, है ना? तो प्रेशर का फॉर्मूला अभी सिखाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एच रो जी। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बाय रो जी। सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली ये 8 किलोमीटर आएगा। यहीं से हमें पता चलता है हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर। फटाफट नोट डाउन करो। क्वेश्चंस करो। पार्थ अगर इस बार टेस्ट में नंबर आए, मैंने बता दिया, डंडे पड़ेंगे इस बार। सारे क्वेश्चन तभी खत्म करने हैं और तुमने घर से ये क्वेश्चन दोबारा कर आना है। कल चेक करूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करके आओगे, इसके अलावा भी क्वेश्चंस दूंगा, वो कल करके आओगे, तो कल तोड़ूंगा। फिर तुम लोग पढ़ते लिखते आजकल हो नहीं, कुटाई के पढ़ाई। पता है क्या, ये बात सही है यार। टाइम में हमें इतनी मार पड़ती थी ना, डर से पढ़ते होते थे। जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आंसर निकाला दोनों क्वेश्चन का? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा थोड़ा और टर्न करके, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। इसके यहां तक ऑयल फील्ड है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे खुद से, और यहां पे इसके गैस फील्ड है, ठीक है। फिर यहां तक ऑयल फील्ड है, इस हाइट तक, इस ए तक ऑयल फील्ड है। ए के बाद ऑयल वाली जगह को मैंने खुला छोड़ा हुआ है, ए के बाद इसके अंदर मरकरी फील्ड है, ऊपर का पोर्शन ऐसे ओपन है। क्वेश्चन ध्यान दो इधर, और यहां पर क्या फील्ड है आपके पास? Hg, मरकरी फील्ड है। बात समझ में आ रही है? हाइट्स आपको दी हुई है, ये जो यहां से ए पॉइंट तक का हाइट है, दिस हाइट इज गिवन टू यू इज 1.5 मीटर। ये हाइट कितनी है आपके पास? 1.5 मीटर। यहां से यहां तक की हाइट आपको दी हुई है, इट इज योर 1 मीटर। एक हाइट कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। एक हाइट कितनी दी हुई है? 1 मीटर। और यहीं पे जो बचे हुए एक्सेस, यहां तक ज्यादा दूर तक फील्ड नहीं है, थोड़ी दूर तक, और ये 1 के बाद जितनी दूर तक फील्ड है, से ऊपर तक नहीं, यहां से ऊपर तक, यहां, ठीक है, ये यहीं तक फील्ड है। एंड दिस इज 0.75, इसका लेवल बराबर है, एंड दिस इज 0.75। दिमाग लगाना ध्यान से क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। दिस पॉइंट इज योर पॉइंट बी, दिस इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहां आपको एच जी है, तो ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये गैस है। आपको बोला हुआ है व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। तो यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर ऑफ गैस, ये आपको निकालना है। एंड प्रोवाइडेड यू द डेंसिटी ऑफ ऑयल, रो ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये आपको कितना दिया हुआ है बेटा? 820 kg मीटर क्यूब, 820 kg मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है। एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी भी आपको दी हुई है, इट इज रो ऑफ एच जी इज, ओ आई एम सॉरी यार, ऑयल 820, ठीक है। मर्करी इज 13.6, इट इज 13.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, ऐसा यूनिट में दी हुई है वैल्यू आपको, ये भी केजी मीटर की। So you have to, what is the absolute and gauge pressure? What is the absolute and gauge pressure of the gas or of the liquid in the tank shown in the figure? Atmospheric pressure is this much. निकालो फटाफट, सॉल्व करके दिखाओ मुझे। What is the absolute and gauge pressure of the gas above the liquid? मैंने क्वेश्चन सारा लिख दिया हर्षद, तुमको क्वेश्चन नंबर चाहिए, सॉल्व करो। What is the absolute and gauge pressure of the gas above the liquid? Oh yes, एक मिनट कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे होगा फिर, है ना, फिगर में ये दिया होगा, यहां से थोड़ा, इसमें यहीं तक फील्ड होगा, यहीं तक फील्ड होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। आपको गैस की वजह से प्रेशर निकाल, ध्यान से सोचो, 2 मिनट सोचो, नहीं सॉल्व होगा, नहीं बेटा गैस नहीं बताइए आपको, मार्क कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में मिल सकता है।
सोचो, थोड़ा सा सोचो। हाइट वाला आपको हिंट कर दे रहा हूं, आपको यहां कंसेप्ट हाइट वाला ही लगाना है। कंसेप्ट कौन सा लगाना है? हाइट वाला ही। कर दूं मैं सॉल्व? आ जाओ, देखो यहां, आ जाओ यहां, देखो क्या कंसेप्ट यूज होगा। यहां देखो, मेरी बात समझना, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, फिर रिपीट होगा सेम क्वेश्चन, तो डाउट मत पूछना, मैं डिटेल में समझा रहा हूं क्वेश्चन। आपका जितना प्रेशर ए पॉइंट पर होगा उतना ही प्रेशर आपके कहां पर होगा? बी पॉइंट पर। मतलब सब कोई मिलके जितना प्रेशर ए पर लगा रहा होगा, सब कोई मिलके उतना ही प्रेशर कहां लगा रहा होगा? बी पे। क्यों? वी नो दैट, सोल्यूशन देखना यहां ध्यान, प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल इज ऑलवेज सेम। प्रेशर एट horizontal level is always same. बोलो यस और नो। इसका मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। बोलो कोई वाली बात। अब ए पे देखो प्रेशर कौन कौन लगा रहा होगा, यहां से ए का हॉरिजॉन्टल लेवल, यहां से हॉरिजॉन्टली देखना तुमने, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से यहां तक प्रेशर कौन लगा रहा होगा? गैस। उसके बाद यहां से लेके यहां तक कौन प्रेशर लगा रहा होगा? तो ए का प्रेशर क्या होगा? और ऊपर बंद है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, तो क्या लिखोगे? प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑयल। बोलो क्लियर पूरी बात? इज इक्वल टू, इसके इस पॉइंट तक प्रेशर कौन लगा रहा होगा? यहां पे कौन सा प्रेशर होगा? प्रेशर एटमॉस्फेरिक। बोलो यार। और यहां से यहां तक कौन प्रेशर लगा? मर्करी। तो क्या लिखेंगे? बोलो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्करी। बोलो ये लाइन क्लियर? ध्यान से देख लो एक बार, डायग्राम से देख के रिलेट कर लो। पक्की बात है ना? हमने क्या सीखा है? हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। ऊपर से प्रेशर कौन लगा रहा होगा? गैस। यहां से प्रेशर कौन लगा रहा होगा? ऑयल। उधर प्रेशर कौन लगा रहा होगा? एटमॉस्फेयर। और ये प्रेशर कौन लगा रहा होगा? मर्करी। ये टेढ़े मेढ़े से कोई मतलब, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर। अब हो गया काम। प्रेशर ड्यू टू गैस निकालना है, क्या हो जाएगा? बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू एचजी माइनस प्रेशर ड्यू टू ऑयल। बात खत्म। ये जो प्रेशर आएगा एक एब्सोल्यूट प्रेशर, फिर उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिल जाएगा? गॉस प्रेशर। बोलो यस सर नो। ये टोटल प्रेशर है ना, तो ये कौन सा प्रेशर मिल रहा है? बोलो यार। अब ये कर दो सॉल्व। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.015 या 3 जो भी लिखना है, इन प्लस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। एच जी का हाइट कितना है? एच जी का हाइट चेक करो, ये कितना हाइट है? 1.5 और ये कितना है? 0.75। तो एच में क्या लिखोगे? बोलो 1.5 प्लस 0.75 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एच जी 13.6 इंटू 10 रेज टू द पावर एच रो जी। जी की वैल्यू 9.8। बोलो बात समझ में आ रही है? डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की हाइट कितनी है? ये 1 और ये 1.5, कितना? 1.5 प्लस 1 इंटू शॉर्ट फॉर्म इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल 820 इंटू जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द एब्सोल्यूट प्रेशर। इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दो, यू विल गेट द गॉस प्रेशर। बोलो आई बात समझ? 3 सीख यहां से मिल रही है। यहां पे पहली चीज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, पर लॉन्ग कैलकुलेट। ठीक से बैठो, एनर्जी में बैठो, मर क्यों गया अभी? ठीक है। सबसे पहली चीज, कैलकुलेशन कैसी मिलेगी? टफ। कैलकुलेशन कैसे मिलेगी? लॉन्ग, आपको एंड तक जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, कन्वर्जन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा? कन्वर्जन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको कन्वर्जन ध्यान से सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? फटाफट नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
काम हो गया कि रुकता है? समझ आई बात? परेशान क्यों लग रहा है फिर बोलो? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाकी सारा प्रेशर ऐड किया, कुछ और बचा प्रेशर ऐड करने का, तो फिर जो मिलेगा वो एब्सोल्यूट है। हमें क्या चाहिए? प्रेशर किसका? तो गैस कैसे निकालोगे बिना ऑयल उधर ले जाए? तुम्हें क्या चाहिए? प्रेशर किसका? तो यार ऑयल को उधर ले नहीं जाओगे तो कैसे निकलेगा गैस का? नहीं समझेगा? अरे पूछने में मत शर्मा और घबरा, बकवास के लिए घबरा, उसमें चमेट पड़ सकती है। पढ़ने के लिए तो 200 बार पूछ। नहीं बात समझ में आई? ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा। अपने केवल गैस चाहिए ना यार, तो ऑयल को तो नहीं जाना पड़ेगा ना। नहीं बात समझ में आई क्या यार? ऑयल को क्यों सेपरेट किया? डाउट है? गैस एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दो, क्या मिलेगा? गॉस प्रेशर। सिखाया है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो फटाफट। इसकी कैलकुलेशन आपने पूरी घर जाके करनी है, ठीक है? ताकि तभी कॉन्फिडेंस आएगा, जब एंड आंसर तक पहुंचोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो होमवर्क का सारा क्वेश्चन कल कर कर आना। कल की क्लास तुम्हारी 1:30 के आसपास लगेगी, टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है? घर जाके आराम से आज रिलैक्स कर लो, जो करना है करो, आने से पहले करके आओगे। हाँ बेटा 1:45 तक पहुंच जाना, ठीक है? मैं हर बार नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता बेटा, मैंने आपको बोला 1:30 बजे के आसपास ही आप लोग की क्लास रखता होता हूं, ठीक है? हर बार के लिए टाइम आपका फिक्स किया हुआ है, फिर बार बार वो रूटीन चेंज करो तो गड़बड़ होती है। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? या तो स्किप कर लेना, और नहीं तो फिर जाओगी तो फंस जाओगी। मैं कहूंगा स्किप करने, क्योंकि मैंने सिलेबस आगे कराना है फ्लूइड, ठीक है? तो ऑनलाइन लगा लेना। बात समझ में आ रही है? लिखो नेक्स्ट। At the depth of 1000 meter in an ocean, NCERT क्वेश्चन है। At a depth of 1000 meter in an ocean, क्वेश्चन का ए पार्ट, क्वेश्चन खुद से करोगे। What is absolute pressure? सॉल्ट में होगा, सॉल्ट में होगा, सॉल्ट में होगा, सॉल्ट में होगा शर्मा जी। What is absolute pressure? What is absolute pressure? शुरू में ही देखो होगा। What is absolute pressure? Second, what is gauge pressure? What is absolute pressure? What is gauge pressure? Next, find the force acting on the window. इसी में है गोबर। Find the force acting on the window of area. अरे सबमरीन है यार। Find the force acting on the window. सुनो तो पूरा, इतनी मस्ती क्यों है? Find the force acting on the window of area 20 centimeter into 20 centimeter. Find the force acting on the window of area 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth. At this depth, the interior of which is maintained, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure, at sea level atmospheric pressure, sea level atmospheric pressure. Density of sea water is वही 1.03 into 10 raised to the power 3, G की वैल्यू 10 ले लो। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो, सोल्यूशन मत देखना जिन्होंने बुक खोल रखा है, सोच के सॉल्व करोगे आपको हेल्प मिलेगी। सोल्यूशन चेपा मारोगे फंस जाओ। क्वेश्चन समझ में आया? निकालो आंसर, फटाफट निकालो।
कोई बात नहीं बेटा, निकाल लो, मैं मैच कर लेता हूं। मैंने बुक बंद कर दी है, बच्चों के पास बुक है। आंसर सॉल्व करो बेटा, नोटबुक पे सॉल्व करो। सब कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। वो चुस्त पड़ा है फिर राजवीर, सोच रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एक पानी के अंदर में नीचे सर्टेन हाइट पर जाके आपको पहले एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। हाइट दी हुई है तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। फिर गॉस प्रेशर निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो। सबमरीन पे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। विंडो का आपको साइज दिया हुआ है, एरिया निकाल लो, मिल जाएगा। सोचो जरा क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। ना कोशिश नहीं। आंसर आ गया, हंसी किस बात पे आ रही है। फिर क्वेश्चन या तो लिख लेती, ये तो सॉल्व करो, फिर सॉल्व करो, इसके बाद आंसर है ना, सॉल्व करो फिर। सी पार्ट समझ में नहीं आया। अरे यार तुम लोग थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते। देखो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है आपसे, प्रेशर एब्सोल्यूट। ये बहुत शर्म आ रही है कहते हुए, और ये शर्म तुम्हारे लिए, सारा ही कर दे रहा हूं, सारा ही। क्या होगा बोलो। बी पार्ट क्या पूछा है आपसे, प्रेशर गॉज। क्या होगा गॉज प्रेशर बोलो। सी पार्ट क्या कहता है देखो, है ना, फोर्स पूछी है, ये देखो सी पार्ट के लिए। मुझे बहुत दुख होता है बेटा, तुम लोग का दिमाग कितना सुस्त होता जा रहा है। कैसे तुम लोग आने वाले टाइम में किसी अच्छे जगह जॉब करोगे, मुझे बहुत टेंशन होती है। बिजनेस तो खोल लोगे बेटा, खोलो, तुम्हारे फादर कर रहे हैं बिजनेस, देखो कई लोग के फादर बिजनेस कर रहे हैं, देखो परेशान है। उसे पूछूंगा कभी, अपने फादर से पूछो। फिर तुमको नहीं पढ़ा रहे होते, अभी तक बिठा लिया होता दुकान पर। उनको लगता कि यहाँ पे करियर बहुत सिक्योर्ड है ना, तुमको बिठा लिया होता। और जो तुमके एक जनरेशन पहले से कर रहे हैं, अगर वो नहीं सेट हो पाए तो तुमको, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम सेट नहीं हो पाओगे, पर स्ट्रगल है। तुमको वो इसीलिए पढ़ने के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हारी बेहतर जिंदगी बन सके। को नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारा दिमाग मोटा होता जा रहा है। यहां देखो, ये एक सबमरीन है जिसकी ये क्या है, विंडो। कितनी हाइट विंडो की हाइट दी हुई है आपको,
सोच के देखो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे को ये लगता है यही है फिजिक्स की ब्यूटी। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहां तक का सारा इस विंडो के ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा रही होगी, है ना। विंडो के डायमेंशन दिए हुए हैं, क्या पूछा है आपसे, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से, इतना प्रेशर लग रहा है, एरिया ऑफ द विंडो नहीं निकला आप लोगों से, है ना। एरिया ऑफ द विंडो कितना होगा बोलो, मैं बता देता हूं तुमको कितना, 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। एक चीज उन्होंने बोली है, क्या बोला है, अंदर में भी सेम प्रेशर है, बोलो बोला है ना। देखो उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज की है, क्या बोली है, देखो जरा सा, अंदर में भी सेम प्रेशर है। तो ये देखना जरा, यहां देखो, मैं यहां ये एरिया ऑफ द विंडो आ गया, देखो मैं यहां प्रॉपरली लिख देता हूं, प्रेशर आउटसाइड द विंडो ऑफ सबमरीन। बस सोचना, देखना कि आंसर तक पहुंच रहे हो, बस अपने थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करो। ये जो विंडो के, मान लो ये हमारा सबमरीन होता और इसके ठीक बाहर सी होता, तो सी, यहां एक विंडो है, इस विंडो पे सी प्रेशर लगा रहा होगा, टोटल कितना प्रेशर लगा रहा होगा, यही प्रेशर तो लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, PA प्लस H रो जी। अपने फ्लाइट में ट्रेवल किया है, यही होगा। अगर आप फ्लाइट जब हाइट नहीं किया होगा तो मूवी में देखा होगा, फ्लाइट जब बहुत हाइट पर ऊपर होती है, क्या अंदर में, क्या फ्लाइट के बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नहीं, लेकिन फ्लाइट के अंदर में क्या मेंटेन किया जाता है, एटमॉस्फेयर। अरे नहीं होगा तो मर जाओगे, वो फ्लाइट के अंदर में क्या मेंटेन करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई स्पेसशिप होगा उसके अंदर भी क्या मेंटेन करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही तो उन्होंने बोला है कि सबमरीन के अंदर में क्या मेंटेन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर इनसाइड द सबमरीन इज, प्रेशर इनसाइड द सबमरीन कितना होगा बोलो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेट प्रेशर क्या आएगा बोलो, नेट प्रेशर क्या निकालोगे बोलो, PA प्लस H रो जी। तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर, नेट प्रेशर आ गया। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये क्या होगा, H रो जी इंटू, ये है फोर्स का। आराम से सोच के लिखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एंड तक पढ़ा करो। क्या बेटा, मैथ में हाँ कैलकुलेशन एरर रही होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात नहीं समझ में आई, यहां लिखा ना देखो, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमोस्फेरिक। कौन सी चीज हर एक बॉडी में लागू है, हाँ नहीं क्यों होगा, तो मेंटेन किया जाता है। हाँ तो सबमरीन के अंदर सिस्टम लगा हुआ होगा, अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद से कैसे हो जाएगा। हाँ जी, मैंने क्या माइनस क्यों किया, मैंने, तुम अपनी बात समझो सिमर, कोई भी बॉडी पानी के अंदर चला गया और अगर वो अपने आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन कर लेगा तो कभी मरेगा ही नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकल तो हो जाओ यार, हम पानी के अंदर चले जाएंगे, हमारे अंदर खुद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से आ जाएगा, तभी तो वो सबमरीन है। तुम एक बोट लो, बोट को पानी में डुबो दो और चले जाओ पानी में 50 फीट नीचे, आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ रहेगा क्या, प्रेशर लग रहा होगा भाई। सबमरीन, तुम एक हवाई जहाज लो, लेकर ऊपर उड़ जाओ,
तो हर हवाई जहाज के अंदर में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, हमेशा रहता है भाई। हवाई जहाज चल रहा होता है तो अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हवाई जहाज को अंदर में बंद कर दिया जाए ना, 2 मिनट के अंदर ऐसे फट जाओगे गुब्बारे की तरह, इतना प्रेशर है बाहर। कुछ नहीं पता तुम लोगों को, वैसे नहीं, बस नेटफ्लिक्स पे वीडियो ही देखी है, कच्चा बादाम देखा, यही जिंदगी है तुम्हारी। प्रैक्टिकल लाइफ की जीरो इंफॉर्मेशन। देखो इंटरनेट ने कितना दिमाग से कुंद बना दिया तुम लोगों को। अरे भाई जो उड़ रहा होगा उसका भी इंजन बंद हो जाएगा, दैट इज नेचुरली और बीइंग मेंटेन्ड, इट इज नॉट नेचुरली, बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है, वो चल के उसको मेंटेन किया जाता होता है। तो सबमरीन के अंदर, तो इस विंडो पे यहां सोच के देखो, यहां एक विंडो है, थोड़ा तो सोचो, गमले को थोड़ा इस्तेमाल करो, ये विंडो है, यहां ध्यान दो, विंडो के बाहर से कितनी और अंदर में नेचुरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आपने बनाया, तो उधर से ये प्रेशर, इधर से ये प्रेशर, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? नहीं बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, आ जाओ, छोटी छोटी थोड़ी और बातें कर ले। हाँ जी, आधा घंटा पड़ा है अभी। डेंसिटी, अब तुम लोग एनर्जी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लिखो डेंसिटी। मुझे हाँ सुनाई दे रहा है, यस सुनाई दे रहा है। कब के पास मैं कहा रख, तुम्हारी एनर्जी देख के मुझे और एनर्जी आ गई है। राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म, डेंसिटी। हाँ जी, बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल आएगा, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो, लिखो डेंसिटी। अब थोड़ा इसको समझ लो, क्योंकि कई क्वेश्चंस में कंसंट्रेट करो, बातें करते बात समझ में नहीं आती। लिखो पहले डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, पहला पॉइंट लिखो, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हाँ जी बेटा, सब पॉइंट, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑफ सब्सटेंस। अब सबको पता है ये बात, पर इसमें से मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। क्यों बात हो रही है? फिर मचती जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं उसके बाद आवाज आती है। बहुत बार बोल चुका हूं, जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो कंसंट्रेशन ही मन करता जूते से मार। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट लिखो डेंसिटी ऑफ बॉडी। दोनों में फर्क समझाता हूं अभी आप। डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा बोलो? मास ऑफ बॉडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वीकेंड स्पेशल क्लास है यार, लेट नाइट तक पढ़ेगा, है ना, मजा आएगा। देख रहा साहिब सिंह ने सारे बिना ब्रश किए हुए दांत निकाले खुशी से। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया बोलो? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी बेटा? मास ऑफ बॉडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब बोलोगे सर आपने सब्सटेंस और बॉडी दो अलग अलग टर्म क्यों यूज किया है? आपने सब्सटेंस और बॉडी दो अलग अलग टर्म क्यों यूज किया है? तो पहले बात समझना, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड बॉडी है, कैसी बॉडी है? सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी समझते हो? सॉलिड बॉडी जिसके अंदर कुछ भी हॉलो नहीं हो, जैसे हमारी बॉडी सॉलिड है कि हॉलो है? हॉलो है यार, कहां सॉलिड है, इतना गैस है अंदर, है ना। हमारी बॉडी कैसी है? सॉलिड। तुम्हारा तो ये भी सॉलिड नहीं है, हॉलो हुआ पड़ा है आजकल। मेरी बात समझ में है? अगर सॉलिड बॉडी है तो सब्सटेंस और बॉडी एक ही चीज है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सॉलिड बॉडी है तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। आप ऐसे लिख सकते हो उस केस में, डेंसिटी ऑफ
बॉडी, बात नहीं करो बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। बोलो यस और नो। सॉलिड बॉडी है तो डेंसिटी दोनों की बराबर होगी। नेक्स्ट, अगर ये एक हॉलो बॉडी होगी, अगर ये एक हॉलो बॉडी होगी तो फिर डेंसिटी दोनों की बराबर नहीं होगी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। नहीं अभी तक पढ़ ले छोटू, पढ़ ले, जिंदगी में कोई दोस्त काम नहीं देगा। देखो डेंसिटी, यहां आपको नई बात सीखने के लिए मिली। आपको हर बार डेंसिटी का मतलब क्या बताया जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यही डेंसिटी बदल जाती है सॉलिड बॉडी की और हॉलो बॉडी। यही खेल है, अगर आप किसी हॉलो बॉडी को पानी पे रखो, देखो तैरता है, उससे छोटा सॉलिड बॉडी को रखो, देखो डूबता है। तो वहां पर क्या खेल होता है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से छोटा हो जाएगा अगर वही बॉडी क्या है? हॉलो है। और अगर वही बॉडी सॉलिड है, फिर जो उस बॉडी की डेंसिटी है और वो किसी न किसी सब्सटेंस से बना होगा ना। मान लो जैसे आपने एक प्लास्टिक की सॉलिड बॉडी ली, प्लास्टिक की बॉडी ली, सॉलिड बॉडी, तो उस बॉडी की डेंसिटी और प्लास्टिक की डेंसिटी दोनों सेम होगी। लेकिन वही अगर हॉलो है तो फिर डेंसिटी बॉडी की कम होगी मटीरियल से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लिखो, एक और टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, एक और टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक टर्म क्या आता है बोलो बेटा? रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, कई लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो ग्रेविटी होगा। याद रखना, ये ग्रेविटी नहीं है, डेंसिटी है। ये क्या है बोलो बेटा? डेंसिटी है। लिखो, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी क्या होता है बोलो? इट इज द रेशियो ऑफ density of body to the density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो बेटा? का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन, सॉरी,
डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आपको कहीं भी क्या टर्म आ जाए रिलेटिव डेंसिटी तो क्या हो जाएगा बोलो, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है? आओ उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देना जरा बुक देना, SL दो। कहां 1.5 घंटा हो गया? 2 घंटा भी, 2 घंटे की क्लास में मैसेज किया था ना ना जट जट मैच तुम 4 घंटे देख लेते हो, मूवी तुम 3 घंटे देख लेते हो, किसी के साथ तुम सारा दिन घूम लेते हो, पढ़ाई तुमसे 2 घंटे नहीं होती। लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क, पेज नंबर 10.13, पेज नंबर 10.13 प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और कल अगर क्वेश्चन नहीं हुआ है ना पढ़ूंगा, कल मैं बता देता हूं जो क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखना जरा पेज नंबर 10.11, बेसिक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं बस। पेज नंबर 10.11, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, 10 करा दिया है, वो भी कर लेना, 9, 10 क्लास में कराया है। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12। इन सारे क्वेश्चन में कन्वर्जन्स को ध्यान से सीख लेना। आपको बुक के यहां पे कन्वर्जन्स दी हुई होगी, कन्वर्जन्स को ध्यान से सीखना, बार बार लिक्विड में यूज हो रहा होगा कन्वर्जन। आ जाओ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.9 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10.10 इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं मार्क कर लिया करो, मेरे पास पेपर के पहले मत आना, मैं हमेशा हर टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट बता रहा होता हूं, अच्छे से उसको लिख के रखा करो अपनी कॉपी पे। जब अपने नोटबुक को खोल के आप रिवाइज करोगे ना, आपको अपने आप इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखना शुरू हो जाएगा। तो छिपा के मत लिखो हर्षिता इंपॉर्टेंट, नोटबुक पे लिखो। तुम लोग की आदत क्या है, होमवर्क पीछे वाले पेज पे लिख लेते हो, बाद में याद ही नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 10.21, it is again important. That's it. See you guys tomorrow at 1 बजे, ठीक है? हाँ जी 1:30, चलो